हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं जो भी मांग रहे हैं, और सरकार के पास हमने अपना पहुंचाया ज्ञापन के जरिए, डीएम साहब के जरिए रक्षा मंत्री जी को। डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन का, जो सेकंड ये आया है ऑर्डर, इसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज कर दी। एक तो जो उम्मीद थी पेंशन वो नहीं बढ़ी। हमारी जो है मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, केवल जो त्रुटियां हुई हैं, जो OROP 2 है उसमें जो गलतियां हुई हैं, उन विसंगतियों को, उन गलतियों को ठीक करना ही हमारी डिमांड है। क्या गलती है? वो गलती ये है कि जैसे सीसराम साहब ने बताया कि हमारे जो भत्ते हैं उन भत्तों में काफ़ी डिफरेंसेस है। जो ऑफिसर्स में और मैन में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा अंतर है, बिकॉज जोखिम सबका एक जैसा है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के हवाले होती है। हम सब चैन से सो रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश के जो जवान हैं वो सीमा पर जग रहे हैं। लेकिन लगातार देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर इस देश के वो सेना के जवान जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा की है, अब वो जंतर मंतर पर पिछले 3 महीने से लगभग 100 दिनों से 131 दिनों से धरना दे रहे हैं। मांग उनकी वही है, छोटी सी मांग है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो सम्मान होता है, उनका जो सम्मान राशि होती है जिसको आप पेंशन भी कहते हैं, उसको लेकर कुछ अनियमितताएं हैं। 100 दिन सोचिए, 131 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये लोग इतने लॉ ओबीडियंट हैं, ये लोग इतने संविधान, देश की रक्षा, देश के सम्मान के प्रति सजग हैं कि सरकार ने इनको परमिशन जो है, इनको लगभग कितने लोग का परमिशन है? 10 से 15 लोग ही जुट सकते हैं, इसलिए 10 से 15 लोग के ही आते हैं। लेकिन कोई टीवी अखबार अब तक नहीं आया है। सोशल मीडिया पर इनकी खबरें आ रही है लगातार। हम कोशिश कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या मांग है, क्या डिमांड है और सरकार उसको पूरा करने में क्यों असमर्थ है, क्योंकि इनको 100 दिनों से बैठना पड़ रहा है। क्या नाम है सर? जी, मैं सीसराम यादव एडवोकेट, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वेटरन एयर वॉरियर वाया, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ गुड़गांव का। और हमारा ये 20 फरवरी से धरना चल रहा है। आप पहले एयरफोर्स में थे? जी, मैं 20 साल एयरफोर्स में नौकरी किया है, टेक्निकल उसमें था ग्रुप में, और 2003 में मैं मार्च में रिटायरमेंट आ गया था। तो इसमें ऐसा है सर, आज 131वां दिन है और हमारी डिसिप्लिन फोर्स है, जितने भी हम पूर्व सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, सब हम डिसिप्लिन्ड हैं। इसलिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे सेना के या हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ कोई उंगली उठाए, और न ही कोई सरकार के प्रति हम ऐसी दुर्भावना रखते हैं जिससे हमारी इमेज ख़राब हो, कम्युनिटी की इमेज ख़राब हो। तो हमारा एक बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है धरना, और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम कर रहे हैं, और हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं जो भी मांग रहे हैं। और सरकार के पास हमने अपना पहुंचाया ज्ञापन के जरिए, डीएम साहब के जरिए रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को भी हमने ये चीज़ें पहुंचा दी हैं, और सांसद महोदय को भी हमने ज्ञापन दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले जो मानसून सत्र है पार्लियामेंट का, उसमें आवाज़ उठनी चाहिए सांसदों की। क्या डिमांड है? डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन का, जो सेकंड ये आया है ऑर्डर, इसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज कर दी। एक तो जो उम्मीद थी पेंशन वो नहीं बढ़ी, जवानों की, सिपाही की 22% बढ़ी है, उसके बाद नायक हौलदार की करीब 8-9% बढ़ी है, जेसीओ की 7-8%, ऑनरी कैप्टन हैं उनकी 6% दिखाई गई है, बट एक्चुअल में उनका आप देखोगे पुरानी बेसिक से 300 से 600 रुपये कम कर दिया गया। ठीक है, पे प्रोडक्शन है वो कटेगी नहीं, पर कम कर दिया गया है, उसका इम्पैक्ट बाद में आएगा। दूसरा जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो जोखिम भत्ता कहते हैं, लड़ाई पे आप हैं, हार्डशिप बोलते हैं, जो कम ऑक्सीजन होती पहाड़ियों पे, वहाँ पे जो जवान ड्यूटी कर रहा है उसको जोखिम भत्ता 5200 रुपये है, जो आपका सभी जगह नहीं मिलता, जो बॉर्डर एरिया पे। और जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, जेंट्स लेडीज़ कोई भी हो सकता है, जो डिफेंस के हैं मिलिट्री सर्विसेज में, उनको 10,500 है, और अधिकारियों को 15,500। जोखिम तो सबके लिए बराबर है। आप फील्ड में गए, सबसे ज़्यादा जोखिम आपको, जबकि ऑफिस में बैठा उसका जोखिम कम है। आप पत्रकार हो, हर एक फील्ड में जाते हो, लाठीचार्ज हुआ, कुछ हुआ तो आपके ऊपर लगेगा ना सबसे। ऑफिस में कोई बैठा है उसको तो जोखिम कम है, वो तो आपकी न्यूज़ को एडिट करेगा, जैसे प्रसारित कर देगा। तो जोखिम किसको? जो जवान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। जवान का एक उद्देश्य है, या तो अगले को मार के आऊँगा या तिरंगे में निपट के आऊँगा, ये उद्देश्य होता है जवान का। पीछे पीठ नहीं दिखाता, छाती पे गोली खाता है, और बॉर्डर पे खड़ा, उसको जोखिम भत्ता सबसे कम है। और नर्सिस जो इलाज करती है, जवानों का जोखिम भत्ता कम है, 500 रुपये है। और नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ है जो उसका इलाज करते हैं, अगर घायल हो गया उसको 10,500, वो तो हॉस्पिटल में है।
और जो अधिकारी हैं? 10,000 15,500। जोखिम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आप लोग चाहते हैं कि जो जवानों का जो जोखिम भत्ता है वो बराबर हो? हाँ, अधिकारियों का क्या है ना, ठीक है लेवल है, अफसर बने हैं, उनकी पेमेंट ज़्यादा है, पेंशन ज़्यादा है, तो जो भत्ते हैं, भत्ते तो रेशनलाइज होने चाहिए ना। आपका हाथ कटा जवान का या ऑफिसर का, वो तो बराबर होगा तो ना। सवाल है कि जो आप लोग तो रिटायर हो गए हैं ना, आप लोग के साथ आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वो 1 रैंक 1 पेंशन है, तो हमारे अंदर जो ये 1974 में शुरुआत हुई थी 1 रैंक 1 पेंशन की। उससे पहले ऑफिसर्स 58 साल में नौकरी करके आता पूरी, रिटायरमेंट जो एज होगी, या प्रमोशन हुआ था 60 साल में, जनरल साहब हो गए, चीफ बन गए तो। और जवान को फौज में, एयरफोर्स में 20 साल है मिनिमम, आर्मी में, इसमें नेवी में 15 साल है। फौज में प्रमोशन के हिसाब से सिपाही हुआ तो एक लेंथ ऑफ सर्विस के बाद बाहर भेज देंगे, नायक बना तो 2 साल 4 साल बढ़ेगी, सूबेदार बन गया 26 साल, सूबेदार मेजर 28 साल, उस एज में भेज देते हैं। वो 18 का भर्ती हुआ 26 में भेज दिया, या जिसमें तो 34 से 38 साल तक सभी जवान, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन लागू तो हो गया ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो जवान, फौज को जवान रखना, पहाड़ी चढ़ना, दुर्गम स्थितियों में रहना, इसलिए उनको एक टाइम के बाद रिटायर करते हैं, फिर भर्ती के। तो पहले ये 75% मिलता था जवान को, जल्दी जा रहे हो तो जो लास्ट पेमेंट थी उसका 75% पेंशन होता था। फिर क्या किया 1974 में, ये घटा के 73 में ही बल्कि 50% कर दिया गया, और जो सिविल में गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उनका शायद 30-35 से 45 या 50 पे ले गए। बजट तो बैलेंस कर दिया, उनका बढ़ा दिया, इनको घटा दिया। फिर रोष उठा फौज के अंदर, अगर हम 75 मिल रहा था, आज 50 क्यों कर दिया मेरे को? वो इसीलिए किया गया था। कितने जवान इससे प्रभावित हैं? जवान 97% है फौज के, 3% अधिकारी, 97% तो जवान है फौज में स्ट्रेंथ में, और रिटायर हो गया हम 28 लाख से 29 लाख से हैं पूर्व सैनिक। तो वो क्या किया था, ऑफिसर के लिए तो आरओपी बना ही नहीं था, वो तो 58 में पूरा करके आ रहे हैं, अच्छी सैलरी है उसकी, आधी पेमेंट से पेंशन हो जाएगी। हमारा था जवान को 16 साल नौकरी करके घर भेज दिया, घर आया, बच्चे पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको लालन पालन करना है, पेंशन दे दी 50%, लास्ट पेमेंट 22,000 है। जवान कितने उम्र में रिटायर हो जाते हैं? 34 से 35 में, और अधिकारी 58 में। 58 साल नौकरी करके होते हैं, 58 साल पूरी नौकरी हो जाएगी, 58 एज हो जाएगी तब उसको भेजते हैं। उनके लिए 58 है, और जवान को, फौज को जवान रखना है, इसलिए प्रमोशन मिला, सूबेदार 1 यूनिट मान लो 4 होंगे। तो अग्निवीर तो अच्छा है, फिर तो अग्निवीर की कुछ जवान बने रहेंगे उसमें, वो अलग उद्देश्य है जो भी है अभी जो। तो अग्निवीर अधिकारियों में लागू नहीं है? अग्निवीर सिर्फ जवान ले रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो अधिकारियों में नहीं है। ये बड़ा कैलकुलेटिव मसला है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई ओपिनियन है, पहले इन लोग की सुन लेते हैं। तो आप साधारण भाषा में कैसे समझाएंगे कि क्या मांग है आप लोगों की? हमारी जो है मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, केवल जो त्रुटियां हुई हैं, जो OROP 2 है उसमें जो गलतियां हुई हैं, उन विसंगतियों को, उन गलतियों को ठीक करना ही हमारी डिमांड है। क्या गलती है? वो गलती ये है कि जैसे सीसराम साहब ने बताया कि हमारे जो भत्ते हैं, उन भत्तों में काफ़ी डिफरेंसेस है, जो ऑफिसर्स में और मैन में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा अंतर है, बिकॉज जोखिम सबका एक जैसा है, हम जहाँ पे भी रह रहे हैं। तो इससे अगर ये जो गैप है ये ख़त्म हो जाए तो रिटायर्ड जवानों को भी फ़ायदा होगा? रिटायर्ड जवानों को भी फ़ायदा होगा, और जो सर्विंग जवान हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अच्छा। और हमारा ये मैसेज जो है, केवल और केवल हम रिटायर जवानों के लिए अपना ये धरना नहीं है, ये हमारे उन जवानों को भी प्रोत्साहन है जो अभी ड्यूटी पे हैं। जो तो अधिकारी कम से कम, जो आप लोग आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों हैं, अधिकारी लोग आपके समर्थन में आते हैं कि नहीं? अधिकारी हमारे समर्थन में इसलिए नहीं आते हैं कि जो विसंगतियां की हुई हैं वो उनके द्वारा की हुई है। अब जैसे हम वो ऊपर बैठे थे और सैंक्शन जो उन्होंने करना था, डाटा गवर्नमेंट को उन्होंने पेश करना था, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा गलती उसमें नहीं, गलती है गवर्नमेंट की, बट बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट को जो डाटा प्रोवाइड किया गया, जो गवर्नमेंट को डाटा दिया गया, उसी के ये बात सही है कि हरियाणा में जो रैली 2014 में जो मोदी जी की रैली हुई थी, उन्होंने इसका उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ये काम करेंगे। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने जो रैली में, रेवाड़ी में जो रैली हुई थी, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि OROP हम देंगे, और उन्होंने OROP दिया भी। जो OROP 1 दिया था उसमें काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जब रिव्यू हुआ, तो 5 साल के बाद जब रिव्यू हुआ, उसमें जो है OROP जब 2 आया, उसमें बहुत सारी जो है त्रुटियां हुई, बहुत सारी विसंगतियां हुई, जिसमें जो है वो 97% लोगों का जो हिस्सा है वो 3% लोगों में चला गया। इनफैक्ट जो है, जो OROP है वो केवल और केवल जवानों के लिए है, ऑफिसर्स के लिए नहीं था, बट वो जो है जवानों को काट के जो है वो ऑफिसर्स की तरफ चला गया। मेन विसंगति ये है। और वहाँ पे क्या है, उसके बाद जो है जो भत्ते हैं
भत्तों पहले जो है एक फिक्स था, अभी फिक्स है भत्ते जो है, अगर किसी को 10,000 देने हैं तो 10,000 जवान को भी मिलेंगे, 10,000 उसको भी मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है परसेंटेज के हिसाब से दिया, क्योंकि उनकी बेसिक पे ज़्यादा है। बेसिक पे अगर ज़्यादा है और उसकी परसेंटेज, मान लो जिसकी बेसिक पे, मेरी बेसिक पे 100 रुपये है और साहब की बेसिक पे 5 रुपये है या 50 रुपये है, तो उसमें जो अगर 2% या 5% या 10% लगाएंगे तो जिसकी बेसिक ज़्यादा आप होगी लोग उसकी चाहते हैं कि जो रिस्क भत्ता है ना, जो वो बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, यही है ना? रिस्क भत्ता बराबर हो जाए, सैलरी का जो रिवीजन है, जो परसेंटेज है वो ठीक ठाक हो जाए। सैलरी में क्या अंतर है अधिकारी और जवान में? सैलरी में जो है कुछ परसेंटेज था जो, इसके लिए मैं बताता हूँ। मैं बताया सिपाही का 22% बढ़ा है, नायक हौलदार करीब 8 से 9%, 8 या 9% बढ़ा है बेसिक का, और सूबेदार वगैरह का 7-8%, ऑनरी कैप्टन का 6%, अधिकारियों में ये 32 से लेकर 38% बढ़ा है। लेकिन आप लोग जो ये बात सारी पब्लिक कर रहे हैं, तो इससे क्या कोई सेना की सुरक्षा पर तो असर नहीं हम पड़ेगा? ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहे जिससे जो सर्विंग जवान हैं उन पे प्रभाव पड़े। हम चाहते हैं कि, हम नहीं चाहते कि जैसे हम बैठे हैं आगे वो भी आके नेक्स्ट जनरेशन यहाँ बैठे, उससे पहले ये विसंगतियाँ दूर हों, ताकि वो अपने बॉर्डर पे अपना पूरा दिल और दिमाग से वहाँ ड्यूटी करें। और हम उनकी लड़ाई यहाँ एक्स हैं, हम लड़ रहे हैं उनकी बेहा पे। हम कोई भी मॉरल डाउन नहीं करें किसी ने का। सैनिक का ट्रेनिंग का इतना तगड़ा हिस्सा है, इतनी डिसिप्लिन है, वो उसको कुछ भी हो जाओ, तूफान आए, आंधी आए, गोलियां चलें, वो सीना तार के खड़ा होता है। उस पे मॉरल पे तो सोचिए 100 दिनों से सेना के जवान, जो रिटायर्ड जवान हैं, वो धरने पर हैं और जो सैलरी को लेकर जो गैप है, डिफरेंसेज है, उसको पाटना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, और जो कैजुअलिटी रिस्क है या जो भत्ता है, सैलरी को लेकर कोई बात नहीं है पेंशन सर, सैलरी वाली कोई बात ही नहीं है। केवल जो है इसमें विसंगतियाँ हैं, तो केवल इस बात के जो भत्ते मिलते हैं हमको, जैसे कि MSP है, डिसेबिलिटी सैलरी से संतुष्ट हैं? जो वर्तमान सैलरी है जवानों की और जो अधिकारी और जवानों की सैलरी में जो अंतर है वो ठीक है? एकदम बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसकी सैलरी है सब बराबर है, बहुत बढ़िया है। वो जवान और अधिकारियों की सैलरी बराबर है? नहीं सर, उसमें विसंगतियाँ हैं। पहले कुछ हद तक ठीक थी, अब मैं बता रहा हूँ, पहले सूबेदार मेजर की सैलरी लेफ्टिनेंट से ज़्यादा होती थी। पहले बता रहा हूँ, 5वें वेतन आयोग में कम किया गया, 6ठे में और कम कर दिया, 7वें में और कर पहले दिया। लेफ्टिनेंट से ज़्यादा सैलरी सूबेदार की? मेजर की होती है। सूबेदार मेजर बनता है 30-32 साल की नौकरी में, लेफ्टिनेंट नया आया, ट्रेनिंग की, आ गया 3 साल में, तो सूबेदार मेजर की सैलरी लेफ्टिनेंट से ऊपर होती थी। और अब वो धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग में वो कम कर दी गई हैं, और सैलरी कम है, उसी का नतीजा कि पेंशन में भी 50%। तो सोचिए, ये इस मामले को सरकार को सीरियस तरीके से लेना चाहिए, और किसी भी देश में अगर उसके जवान, चाहे वो रिटायर्ड जवान हो, अगर वो धरने पर हैं, तो ये बहुत संवेदनशील मामला है, और सरकार को मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों से बात करनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि 100 दिनों से ज़्यादा हो गए और जो रिटायर्ड जो जवान हैं वो भत्ता को लेकर अपने जो है वो धरना दे रहे हैं। मेरी कोशिश है, इसलिए मैं ये खबरें चाहता हूँ कि ये जो देश के जवान हैं, इनका कहना है कि जो रिटायर्ड जवान है, जो सेवारत जवान है, जो अभी सीमा पर हैं, उनके सब का जो हित है वो लंबे समय से मांग उठ रही है कि सेना के जवानों की सैलरी बहुत बढ़ाई जानी चाहिए। उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार की हो, उनके बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की हो, क्योंकि वो देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं, मैक्सिमम सेक्रीफाइस करते हैं सेना। हमारे देश की सीमा की सुरक्षा अगर हो रही है तो वो सेना की वजह से हो रही है। इसलिए इन लोगों की मांगों पर सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, ताकि उनके मन में जो असुरक्षा की भावना है, आर्थिक रूप से जो असुरक्षा की भावना है, आर्थिक असुरक्षा की भावना है, वो ख़त्म हो। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मामला सेना का नहीं है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि उनके जवान, चाहे वो रिटायर्ड जवान ही क्यों ना हो, वो धरना पर बैठे हों। सरकार को संवेदनशील तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, और लगभग 30 लाख जवान होंगे जो रिटायर हैं। 28 से 29 लाख के बीच में जैसे रिटायरमेंट होता है, फैसले से प्रभावित होंगे। हाँ 28 तो अभी हैं, और जो अभी रिटायर हो रहे हैं वो भी इसमें प्रभावित हैं। तो ये देखिए 28 से 30 लाख जवान प्रभावित होंगे, इसलिए सरकार को इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।